दोस्तों, कैंडिड टॉक के एक नए धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के बाद अब पूरी देश की नज़र तमिलनाडु पर टिकी हुई है, जहां सियासत का पूरा खेल ही बदल दिया गया है। एक फिल्मी सुपरस्टार ने सिर्फ एंट्री ही नहीं ली, बल्कि 50 साल पुराने द्रविडियन पॉलिटिकल सिस्टम को सीधे चैलेंज कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन की जीत है या फिर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया दौर की शुरुआत? इन्हीं अहम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एस.ए. इसाकी सर। इसाकी सर, कैंडिड टॉक के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। इसाकी सर, सबसे पहला सवाल ये है कि विजय की पार्टी टीवीके ने 100 से ज़्यादा सीट्स जीत ली है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक सरप्राइज़ है या फिर ग्राउंड पर पहले से ही एक साइलेंट वेव चल रही थी? एक मायने में देखा गया तो ये सरप्राइज जो है आम सारी दुनिया के लिए एक्सेप्ट तमिलनाडु। जी, तमिलनाडु के आवाम को तो एक चीज़ मालूम है, होता है कि तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु के रोटेशन पॉलिटिक्स बोलते हैं उसको। जी, क्योंकि हर 5 साल को एक बार वो लोग पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे चेंज करते रहते। डीएमके एआईडीएमके, डीएमके एआईडीएमके बीच में चलते रहता था। उसको एक ही बार एक्सेप्शनल आया था, वो 2016, 11, 16, 21 तक, जब भी जयललिता को 2 मरतबा चांस मिला था कि वो एक एक्सेप्शन है। बाकी के टाइम पे कभी भी रोटेशन पॉलिटिक्स हो रहे थे। इस बार भी पब्लिक एक्चुअली जो है ये 2 द्रविड़ पार्टी से, यानी एआईडीएमके डीएमके पार्टी के बीच में ही सारा पॉलिटिक्स चला था। बीच में छोटे मोटे पीएमके और दिगर पार्टी से वहाँ पे कांग्रेस की भी वहाँ पे मौजूद है। कांग्रेस के भी एमएलएस भी बनते, वहाँ एमपीज भी बनते, क्योंकि डीएमके के साथ में कांग्रेस का अलायंस चल रहा है। किधर आके बीजेपी हो की वहाँ पे एक अलहदा पार्टी है। अब ये फर्स्ट टाइम जो है एआईडीएमके, फर्स्ट टाइम बोले तो माजी में कैसे करी थी उनकी याद नहीं है मेरे को। अभी तो पर्टिकुलरली इसी दौरान में एआईडीएम के साथ में मिलके कंटेस्ट करने की वो लोग एक टाई अप हुआ था उनका वो, लेकिन अभी वहाँ पे उसे एक ही सीट मिला। तो विजय का जीतना तमिलनाडु के यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उनका जहन बना हुआ था। क्योंकि ये सिर्फ 2024 में ही पार्टी स्टार्ट हुई, लेकिन उसके पीछे ग्राउंड वर्क बहुत किया गया था विजय ने, फिल्म एक्टर विजय जो है जी। इससे पहले, क्योंकि उनके जो फैंस एसोसिएशन रहती जनरली पूरे फिल्म एक्टर्स को आता आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अपने हिंदी में बहुत कम है, खाली फ़ैन बोल के, मगर तो फैंस एसोसिएशन ऐसा कोई नहीं है। मगर तेलुगु एक्टर्स को, तमिल एक्टर्स को स्टेट लेवल के फैंस एसोसिएशन, इवन रजनीकांत जैसे वालों को भी, इवन विजय को भी है। ये क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी एसोसिएशन रहते, उसका एक सेटअप रहता जी। तो यहाँ पे ये जो विजय का जो सेटअप है, वो लोगों को कई सालों से पहले सोशल वर्क में और ग्राउंड लेवल में रिपोर्ट्स मंगाने में, इसमें जो हो वो लोगों को एक्टिव कर दिया था। एक्चुअली विजय का पॉलिटिकल एंट्री कोई आधी रात को हुआ सो डिसीजन नहीं है, कोई अचानक डिसीजन ही नहीं। माइंड मेकअप कर लिया सो है, पॉलिटिक्स में आना ही है, मगर उसका टाइम, राइट टाइम एट राइट डिसीजन के जैसा टाइम लगा लिया सो है। तो इसीलिए तो कोई भी लोग खास करके, और इतना सा मैंडेट मिलता बोल के डेफिनेटली एक मार्क बनाने वाला है बोल के पॉलिटिकल पंडिट्स, इवन डीएमके स्टालिन जैसा लोग अभी थोड़ा बहुत सीट हासिल कर सकते हैं, मगर ऐसा एकदम जो है चीफ मिनिस्टर बन के पावर लेके आने के लेवल पे आके स्ट्रांग कंटेंडर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनता बोल के वहाँ पे लोकल खास करके पॉलिटिकल पंडिट्स, पॉलिटिशियंस से, पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं करे। लेकिन अवाम के जहन में था कि भाई ये कुछ ना कुछ एक हंगामा क्रिएट करने वाला है बोल के। तो ये कोई सरप्राइज़ तमिलनाडु पीपल के लिए नहीं है, सरप्राइज़ फॉर दी
बाहर के जी हाँ, एंटायर इंडिया जो भी है, तमिलनाडु। जो तमिलनाडु के ऊपर जो दिलचस्पी रखते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जिस दिलचस्पी रखते हैं, जिसके ऊपर इंटरेस्ट है, जो उनके लिए जो है सरप्राइज ही है ये। सर सीएम स्टालिन अपनी ही सीट कोलतूर से हार गए, ये कितना बड़ा पॉलिटिकल झटका हो सकता है, और क्या ये सिर्फ लोकल फैक्टर था या फिर लोगों का मूड पूरी तरह बदल चुका है? विजय का एंट्री को जो है डीएमके बहुत लाइटर विन में देखी थी उसको, जी नॉन सीरियसनेस रहता, जैसा कि इमीडिएटली अनाउंस होने के बाद में, पार्टी अनाउंस करने के बाद में डीएमके हमारा स्ट्रांग अपोनेंट है, अपना मेन अपोनेंट है बोल के विजय डिक्लेयर कर दिया। मगर जितना इलेक्शन में टारगेट किया था डीएमके को विजय, उतना सा स्ट्रांग रिटालिएशन हो या रिएक्शन हो यहाँ से डीएमके से नहीं दिखा। स्टालिन, मैं समझता हूँ स्टालिन का एजम्पशन ये था कि भाई कुछ एक ऐसे आया, ऐसे आया, एक फ्लूक में आ तो गया। उसके लिए एग्जांपल था पवन कल्याण, एक भी नहीं सीट जीता, खुद की सीट भी हार गया, तो पवन कल्याण जैसा लाइट ले लिए थे, लाइट ले लिए, शायद। हो सकता। तो ऐसे सिलसिले में क्या हुआ, लेकिन मैं बताया था ना कि फैंस एसोसिएशंस थे, पूरा ग्राउंड वर्क कर रहा था, पूरा मतलब पहले से पिन पॉइंट करके रखा विजय, क्योंकि विजय का जहन तो मैं जैसा बताया कि भाई रात आधी रात से जो है अचानक पॉलिटिशियन नहीं बना, माइंड मेकअप कर लिया सो है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद में भी प्रशांत किशोर पहले आईपैक का था, उसके बाद में अब दूसरा कुछ ऑर्गेनाइजेशन, प्रशांत किशोर को अपना पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट बनाना, वो लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी से आइडेंटिफाई करना, लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, सोशल मीडिया किस तरह से वर्क करना, यंगस्टर्स को क्या भी जाना है, पूरा वर्कआउट कर रहा। तो इसी तरह से डीएमके स्टालिन का कोलत्तूर पे भी जो है कंसंट्रेट करके वहाँ पे कौन हो सकता, किसको अपोनेंट बना सकते, इसीलिए डीएमके स्टालिन के कैंप में से ही एक वीएस बाबू यानी एक टाइम पे साहब उनके छेलाई समझो, स्टालिन का वर्कर ही था, वही वर्कर को उठा के लेके आके उस्ताद के खिलाफ में करके जीत हासिल कर लिया। तो इसका मतलब भाई कितना ग्राउंड वर्क कर रहा हूँगा ये। और दूसरी तरफ ये है कि भाई फिर भी अगर नेक्स्ट अगर स्टालिन को फिर जीता है तो नेक्स्ट, अब ऑलरेडी स्टालिन डिक्लेयर कर दिया कि मेरा नेक्स्ट कौन वारिस कौन है बोले तो उदयनिधि स्टालिन, उसके बेटे को डिक्लेयर कर देना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देना। तो फिर भी अगर जीता तो भी फिर पॉलिटिक्स इधर ही इर्द गिर्द फिरते, तो क्यों ना एक क्लीन इमेज है विजय को, एक क्लीन इमेज है टोटल उसके मैंने फिल्मी कैरियर में भी कोई अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं थे। इलेक्शन जब अनाउंस करा था, पार्टी अनाउंस करके इलेक्शन से पहले कुछ फैमिली का कंट्रोवर्सी हुआ, कुछ डाइवर्स का गया, और कोई और एक फिल्म एक्टर के साथ है, हाँ वही किसी के साथ में इनका जो है लिंक जुड़ा के वो गड़बड़ चल रही है पूरा इलेक्शन में उतरने के। उससे पहले तो क्लीन इमेज है और कहीं कैस्ट वगैरह का सहारा नहीं लिया। तो ये सब देखने के बाद में क्या, ये पूरा एडवांटेजेस हुए। तो इसीलिए उसका नुमाइंदा जो कोलत्तूर में देखा, तो ये विजय के सूरत देख के उसके असिस्ट वहाँ वीएस बाबू को जो है इलेक्ट करे थे। और वहाँ लोकल फैक्टर्स भी हो सकता है कि भाई स्टालिन अगर वहाँ लोकल के साथ में उनका रवैया किस तरह के रहा क्या, लेकिन वो कई सालों से जीतते आ रहा था, ये रियली एक सेटबैक ही है। अगर जब चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है ना, पार्टी का लीडर ही हेड ही हार गया बोले तो मोरली डिमोरलाइज हो जाती पार्टी, वो एक डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि स्टालिन का हार जो है वो पार्टी को एक सेटबैक हो सकता ये। लेकिन इसमें जो है मेन फैक्टर जो है विजय का ग्राउंड वर्क, एट द सेम टाइम थोड़ा कोई भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा तो वो हो सकता है। सर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बंगाल में स्ट्रांग परफॉर्मेंस के बाद तमिलनाडु में उनका रिजल्ट उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा, तो क्या अभी भी साउथ इंडिया बीजेपी के लिए टफ ग्राउंड बन रहा है? टोटल बीजेपी साउथ इंडिया आप इसके साथ मिला नहीं सकते जी, क्योंकि साउथ इंडिया में एक बार कर्नाटका में वो लोग रूल कर रहे थे जी। अब जो है कांग्रेस फिर जीती थी लास्ट इलेक्शन में। लेकिन आप बता सकते हैं कि तमिलनाडु एक मुश्किल पहाड़ है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहाँ पे मेनली तमिलनाडु में, बंगला में, वेस्ट बंगाल में 200 से ज़्यादा सीट जीत गई, मगर यहाँ तमिलनाडु में सिर्फ 1 या 2 सीट्स
सब एक सिर्फ फाइनल तो नहीं रहा, कल तो मैं एक देखा था, हो सकता है 2 सीट्स होंगे मैक्सिमम, या एक पे सिमट गए, नहीं मालूम यहाँ। वो थोड़ा सब्जेक्ट टू द करेक्शन है मेनली वहाँ पे। मेनली अब विजय को भी वहाँ पे इतना बड़ा सा द्रविडियन का वहाँ पे, तमिलनाडु का मेनली द्रविडियन प्राइड, और उनके ऊपर ज़बरदस्ती कोई हिंदी को जो है उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोपे तो वो लोग ये नहीं करते। और उनका द्रविडियन का इंटरेस्ट इज पैरामाउंट, उनको पहले उनका वहाँ पे इंटरेस्ट है। उनकी कल्चर को, द्रविडियन कल्चर को, द्रविडियन प्राइड को जो लोग बरकरार रखने के करते, वो लोगों को डेफिनेटली लोग बड़ा बहुत ज़्यादा क्या बोलते वो उनको अपनाने के वास्ते कोशिश करते। तो जो भी अभी पार्टीज बने, डीएमके रहने दो, एआईडीएमके रहने दो, वो पूरे तमिल प्राइड, द्रविडियन प्राइड के ऊपर बेसिस के ऊपर बने सो पार्टीज ही है। अब विजय अपना पार्टी होने अनाउंस करने के बाद में उनके जो पार्टी के पॉलिसीज में फर्स्ट पॉलिसी जो है द्रविडियन प्राइड को बरकरार रखना है, हिंदी को कोई ज़बरदस्ती थोपने को, नेशनल लैंग्वेज बना के तमिलनाडु में ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश करे तो हम अलाउ नहीं करते, बल्कि अनाउंस कर दिया। और बीजेपी का हमारी आइडियोलॉजिकल दुश्मन है बीजेपी से, बल्कि वो भी अनाउंस कर दिया। तो इसीलिए वो लोग इसको ये करे। अगर विजय की पार्टी नहीं आके रहती तो लास्ट टाइम वो लोगों को 11% वोटिंग मिला था, जितना तक मेरे को याद है लास्ट असेंबली इलेक्शन में। इसीलिए नेक्स्ट अब डीएमके और एआईडीएम के अलावा कोई पार्टी नहीं थी वहाँ पे, तो लोग थर्ड अल्टरनेटिव की तरफ थोड़े लोग वहाँ पे बीजेपी को देखे, सम अदर रीजंस, मतलब एक चेक पॉइंट, चेक एंड बैलेंसेस मेंटेन करने के वास्ते। अगर इंडिपेंडेंटली अब कंटेस्ट करके रहा तो अलग बात रहती थी, होंगी कुछ चांसेस मिलते थे। अब क्या करें, एआईडीएमके के साथ मिलने के बाद में उसका परसेंटेज 2% को गिर गया वोट, 1 या 2 सीट के साथ सिमट गई वो लास्ट टाइम जो है। और उसके बाद उससे भी पहले एआईडीएमके के साथ में ये लोग जो अपना गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे परसों तक, मतलब लास्ट मिनट तक वहाँ पे बीजेपी का थोड़ा सा भी बेस बनने की कोशिश में मेन वर्कआउट करा था अन्नामलाई, अन्नामलाई लाइन का। तो वो अन्नामलाई को जो है टोन डाउन करे तो हम एआईडीएमके बीजेपी के साथ हाथ मिलाते, बल्कि कंडीशन करे थे वहाँ पे। वो कंडीशन की वजह से अन्नामलाई को टोन डाउन करना पड़ा बीजेपी को। वो क्या हो गया, बीजेपी को वो नुकसानदायक साबित हुआ। और ख़ास करके और तमिल जितना भी करके रहे तो भी पार्टी पावर में आना नहीं आना, मगर वहाँ पे सीट शेयरिंग नंबर बढ़ने की कोशिश रहती थी वहाँ पे। जैसा कि अपने यहाँ पे तेलंगाना की गवर्नर करी थी सौंदरराजन, तमिल से ही सौंदरराजन, वो भी कंटेस्ट करे थे, उन्होंने भी कंटेस्ट करे थे, उन्होंने भी हार का फेस करना पड़ा। कोई भी टाइम हार गए वो भी। हाँ, जो भी स्ट्रांग लीडर्स है बीजेपी के कोई नहीं, वो कोई एक बंदा जीता था वहाँ लोकल का कुछ फैक्टर्स काम करे, बल्कि मैं समझता हूँ एक ही सीट है शायद, अपन जब से 2-1-2 के में मेरे को जितना तक याद है एक ही सीट वो जीते। तो बीजेपी को तमिलनाडु में इमीडिएटली कोई, और थोड़े लोगों को भी एक मिसकंसेप्शन ही बोल सकते क्या भाई विजय को लेके, क्या भाई विजय बीजेपी पे जा सकता, बल्कि नहीं, विजय को कंट्रोल करने के वास्ते ऑलरेडी ईडी को इस्तेमाल करना। और जो एक वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में ही ट्रेजेडी होके कई लोग मर गए, स्टैम्पेड हुआ था विजय का फर्स्ट मीटिंग, उसके साथ में उसको सीबीआई इंक्वायरी को ऑर्डर करना, दिल्ली को बुलाना बिठाना, इसमें भी बीजेपी का थोड़ा बहुत प्रेशर था, वो भी महसूस हुआ। और विजय के साथ कहीं मैं समझता हूँ कई लोग उनके साथ अप्रोच भी हुए, बीजेपी के कई लीडर्स एक अलायंस पार्टनरशिप बनाने के लिए। लेकिन जो है ऑलरेडी तमिल पल्स को पहचाना सो आदमी है विजय, तो अगर बीजेपी से मिले तो उनको सुसाइडल फैक्टर है बोल के सोच के नहीं, इसीलिए अब जो है 99% हो सके तो कांग्रेस से मिल सकते, लेकिन बीजेपी से मिलने को चांसेस विजय के बहुत कम है अभी फिलौखत। तो आइंदा चल के कैसा रहता वो नहीं बोल सकते। अभी तमिलनाडु एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, उसका मुश्किल पहाड़ी है अभी इमीडिएटली। तो जो इमीडिएटली वहाँ पे कुछ रिजल्ट आप देखेंगे 2029 में, फिर पार्लियामेंट इलेक्शंस में कैसा रहता। फिलौखत तो वहाँ पे बीजेपी का कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है। और इमीडिएटली जो है कोई बड़े लीडर्स भी जो है अन्नामलाई जैसा कोई अभी एक लीडर भी नहीं है कि भाई
थोड़ा बहुत बीजेपी का वहाँ पे हंगामा क्रिएट करे, क्योंकि परसों तक इवन इनको भी लेके गए, पवन कल्याण को भी लेके गए थे ना इलेक्शन के कैंपेनिंग को वगैरह को, और उससे पहले भी कुछ हिंदू प्राइड बोल के वो ये पूरे प्रोग्राम कराए थे, वो सब लेके गए। ये सब जो है अन्नामलाई भी था जब, लेकिन इलेक्शन से पहले उनको इनएक्टिव करने के वास्ते EPS पनीर सेल्वम का डिमांड था, शर्त था समझो, वो शर्त के बजाय अन्नामलाई को नोवेयर कर दिए। अभी वहाँ पे तो टोटली फिलवक्त बीजेपी इज वही 2% के लेवल पे ही है समझो। सर, विजय की जीत में यूथ और विमेन वोटर्स का काफ़ी रोल रहा, डिस्कस भी हो रहा था। आपके हिसाब से ये दोनों फैक्टर्स कितने डिसिसिव रहे, और क्या ये फ्यूचर इलेक्शंस का भी ट्रेंड बन सकता है जो 2029 में आने वाले हैं? हाँ, ये तो उम्मीद की किरण बताते हैं ना उसको जी बीजेपी का नेशनल एजेंडा जो हिंदुत्व का एजेंडा है जी। तो हिंदुत्व के एजेंडा के खिलाफ में कोई बंदा आवाज़ उठा के एक क्लीन एंड नीट पॉलिटिक्स लेके आने के वास्ते कोशिश कर रहा। सो एक बंदा अब एक तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के जरिए विजय के रूप में मिला वो लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ पे लोकल फैक्टर में अगर देखा गया तो TMK AIDM के बीच में ही पावर शेयरिंग 5 साल आप 5 साल पे 5 साल ये बीच में वो मैं बता रहा एक्सेप्शन 10 ईयर्स मिल गया था। अब वो लोगों को कोई थर्ड अल्टरनेटिव नजर नहीं आ रहा था। बीजेपी को थर्ड अल्टरनेटिव बनाने के अगर उनके ख्वाहिश रहा तो भी 100% वहाँ पे आने के चांसेस वो लोगों को कम है, क्योंकि वहाँ पे मेन द्रविडियन प्राइड को भी जो उसको प्रोटेक्ट करना है। अब इसीलिए द्रविडियन आइडेंटिटी के साथ साथ अल्टरनेटिव भी मिला ना उनको, तो फिर ऐसे में को लोग क्यों छोड़ेंगे। और मैं जैसा बताया कि भाई फैंस एसोसिएशन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये पूरा जो कैंपेन हो रहा था, जो अंदरूनी जो साइलेंट वेव के जैसा, ये पूरा यूथ का, और यूथ अब पहले ही मन बनाए थे। मैं बोलता ना किसी को भी कुछ भी हो दो दुनिया भर के, मगर तमिलनाडु में पीपल को मालूम है कि भाई चेंज लेके आने वाला है, चेंज आने वाला है पॉलिटिक्स में। वो चेंज वो जो पूरा जो है कामयाब हो गया वो वहाँ पे, क्योंकि कोई यहाँ पर मैं कुछ फिगर्स से करा था। हाँ 85% से भी ज़्यादा वोटिंग हुई थी वहाँ पे मेनली। तो ये चेंज जो चाह रहे थे वो यंगस्टर्स पूरे बढ़ चढ़ के जाके वोट, उसमें वुमेन का भी परसेंटेज ज़्यादा है। नेचुरली फिल्म हीरो है और क्लीन इमेज है इस वाला है, और बाद में सबसे बड़ा यहाँ पे हम बेसिकली अपन एक छोटा सा कंपैरिजन कर सकते। यहाँ पे अपने पास पवन कल्याण 2014 में पार्टी स्टार्ट कर रहे थे। पार्टी स्टार्ट करने के बाद उनके पूरे डायलॉग्स क्या थे कि अभी मैं पार्टी स्टार्ट करा हुआ हूँ इंडिपेंडेंटली, मतलब अकेला लड़ने की पास मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, मेरे को कैस्ट का कोई सपोर्ट नहीं है, इसीलिए मैं तेलुगु देशम को सपोर्ट कर रहा हूँ बोल के 2014 में सपोर्ट करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाए। ओके, तो उससे क्या हो गया, उनका इमेज में डेफिनेटली लोगों को लीडर कभी भी एग्रेसिव मूड में, अब मोदी को क्यों नेशन में उतना ये मिल रहा था कंटिन्यूसली, क्योंकि एक एग्रेसिवनेस, हाँ इनके साथ में लीडरशिप, जो भी लीडर एग्रेसिव जो लीडर रहता उसके पीछे 10 लोग भागने के वास्ते कोशिश करते। अब चंद्रशेखर राव तेलंगाना लेके आया तो खुद कितना एग्रेसिव था। अब रेवंत रेड्डी बनने का मकसद कैसा हुआ था, ये पूरे जो एग्रेसिवनेस को जो है मेजॉरिटी पीपल खास करके यंगस्टर्स पसंद करते, तो एग्रेसिवनेस यहाँ पे नहीं हुआ। तो 19 में कंटेस्ट करे तो खुद का सीट भी नहीं जीत पाए, एक सीट मिला या 1-2% का क्या बोलते वोटिंग शेयर कुछ मिला। अब या फिर 2024 इलेक्शन में और किसी के साथ में फिर सहारे से जो है मिलके आके 21 सीट से, तो लेकिन विजय का क्या था, पहले दिन से इंडिपेंडेंट कंटेस्ट करेंगे, पूरे 243 सीट्स की जो भी है उस पार्टी सीट को हम कंटेस्ट करेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, किसी के साथ अलायंस पार्टनरशिप नहीं होगा, हम जीतेंगे, हम क्लीन पॉलिटिक्स लेके आएंगे। कहीं कैस्ट का नाम उठाया नहीं उठाया, कोई क्रीड, कोई रिलीजन, कोई रेस, किसी का नाम नहीं लिया, तो और लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट होता। और ख़ास करके वो
क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन और क्रिश्चियन का टोटल पॉपुलेशन सब तमिलनाडु में मिलाए तो भी 40-50 लाख भी नहीं रहता, मगर उतना माइनॉरिटी कम्युनिटी से आया सो एक बंदा इतना मेजॉरिटी वोट लेके आके 108 सीटों के साथ में चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा बोले तो डेफिनेटली कितना हार्ड वर्क करा होगा लोगों में और कितना तमिल के लोगों की दिल जीतने के वास्ते कोशिश करा होगा। तो ये पसंद उसकी अदा जो है पसंद आई, क्यों इंडिपेंडेंटली। और अनाउंसमेंट क्या है, मैं आपसे आज इस ये मोमेंट से मैं फिल्म में एक्ट नहीं करूँगा, जो भी मेरा लाइफ है अभी रिमेनिंग लाइफ पूरा मैं पब्लिक के लिए डेडिकेट कर दूंगा। तो फिर आप अपने जेब के पैसे निकाल के, अपने के जेब के पैसों से निकाल के, अब देखो उसके पास ड्राइवर के बेटे को एमएलए टिकट दे के एमएलए जिता लिया। तो हाँ, और बाकी के लोगों कितने, और तमिलनाडु में भी पैसा होना है पॉलिटिक्स में के लिए, वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा पहले गिफ्टिंग सिस्टम पूरा लेके आके टीवी देना, ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर देना, ये सब शुरू हुए तमिलनाडु से ही। जी हाँ, कुकर देना, ये सब कौन शुरू करे, तमिल पॉलिटिक्स में से आए। फ्री टिकट बस का, लेडीज का फ्री टिकट एक जमाने से है वहाँ पे। जी हाँ, तो ये पूरे स्कीम्स पूरे वहाँ पे इंट्रोड्यूस करे सो है। और वहाँ पे सिटी बस के चार्जेस भी बहुत कम है, पब्लिक बहुत कम है, ये सब वहाँ पे इंट्रोड्यूस करके पब्लिक को जो है सहूलत पहुँचाए सो है। तो ऐसे जगह पे जो है ये पूरा मतलब पल्स पूरा पड़ा सो है। जी हाँ, तो इसीलिए कोई कैस्ट नहीं, कोई क्रीड नहीं, फिर उसको कैस्ट का भी सपोर्ट नहीं है, कोई रिलीजन का नाम भी नहीं लिया, लेके आ गया सीधा अपना पॉलिसी क्या है लोगों के सामने रखा और यंगस्टर्स पूरे पसंद करें और उनको जो है इसके ज़रिए, और वो भी बता रहे ना होलोग्राम के ज़रिए पब्लिसिटी कर लिया इलेक्शन कैंपेन पूरा, और पूरे बॉडी डबल्स बोले फिल्म में डूब बोलते ना, हीरो का फाइटिंग वगैरह करने का तो ड्यूब, वैसे ड्यूब्स को पूरों को जो है पॉलिटिकल कैंपेन में भी यूज़ करके होलोग्राम्स के ज़रिए कंटेस्ट करके कैंपेन करके पूरा लोगों को दिल जीत लिया। क्योंकि कहीं पूरे रूरल एरियाज़ को नहीं जा सकता ना पूरा शॉर्ट, फिर 2 साल ही हुआ पार्टी का, तो हासिल कर लिया, लोग जो है उसके साथ में चले, अब एक ट्रेंड सेटर बन गया। और नेक्स्ट अब अल्टरनेटिव, यस हिंदुत्व पॉलिटिक्स ही नहीं, क्लीन पॉलिटिक्स को भी इतना सा जो है सपोर्ट मिलेगा इंडिया में। और ख़ास करके आज भी जो है वही इमेज के लिए लोग ख्वाहिशमंद है, बल्कि अब ये मैसेज पूरी जगह जाता है ना भाई। अब उसका प्रेशर अब यहाँ पे पड़ रहा ना, अब मीमा बन रहे पवन कल्याण के खिलाफ में पूरा, हाँ पूरा हंसी मजाक हो रहे हैं, उड़ा रहे ना। तो अब ये तो इसीलिए वो मेन रीज़न क्या है बोले तो ये यंगस्टर्स वगैरह वुमेन जाने का ये पूरे रीज़न भी अपने बलबूते पे जीता है और सहारा नहीं लिया। ये पसंद भी आया उन लोगों को, उसकी अदा पसंद आई, तो यूथ और वुमेन भी जो है भारी पैमाने पे जाके वोट कर दिए उसको। अगर हम अब नंबर्स की बात करें तो टीवीके के पास 108 सीट्स है, जबकि मेजॉरिटी के लिए 118 सीट चाहिए। तो क्या विजय अकेले सरकार बना पाएंगे या फिर अलायंस और पॉलिटिकल सपोर्ट का दौर शुरू होने वाला है? वो तो शुरू होने वाला है। उसको एक्सप्लेन करने से पहले जी विजय का फिल्मी करियर के बारे में भी बात करते हैं, एक छोटा सा, क्योंकि विजय को पॉलिटिक्स में आने का मैं समझता हूँ आज का नहीं है, वो कई साल पहले ही अपना कई लोग बोलते हैं 2017 से ही, नहीं उससे पहले 2014 से ही, क्योंकि उसका फिल्मी पैटर्न देखे तो 2014 से लेके 2021 तक जो भी फिल्में बनेंगे, लास्ट में एक फिल्म को तो रोक दिए, जननायकन बोल के एक फिल्म आया था, उसको रिलीज करने के वास्ते रोक दिए थे। तो पैटर्न दिखाया तो 2014 में एक फिल्म आई थी उसकी कत्ती नाम के, वही फिल्म को जो है 151 या 150 मूवी ऑफ चिरंजीवी जो है रीमेक करके रिलीज कर लिया था ना, कुछ कैदी नंबर 150 कुछ वो नाम का। तो वो क्या है फार्मर्स सुसाइड के ऊपर है, फार्मर्स को पानी का सहूलत पहुंचाने के वास्ते कोशिश एक हीरो की, और उसमें कारपोरेट का इन्वॉल्वमेंट। कारपोरेट कैसा रोकता, कारपोरेट तो समझते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट कैसा रोकते, और उसके वजह से फार्मर्स कैसा डिस्ट्रेस में आके सुसाइड कर लेते, और हीरो उसमें कैसा अचीव कर लिया। बल्कि एक डबल रोल का एक मूवी है, उसमें फर्स्ट फार्मर्स का पॉइंट टच करा था। उसके बाद 2017 में
मेरे को जितना हद तक याद है मूवी का नाम मेर्सल है, वो मूवी का नाम, जिसमें जो है डॉक्टर्स जो है, वो मूवी है या मूवी का नाम मेरे सब्जेक्ट टू करेक्शन। एक मूवी में पूरे कारपोरेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट कारपोरेट मेडिकल हॉस्पिटल्स जो इतने भी है, कैसा लूटते लोगों को जी। वो पॉइंट को टच करते हुए। और ये टेस्ट आपको हर चीज़ को भी, आप तो एडवर्टाइजमेंट रोज देखते हैं, फुल बॉडी चेकअप वगैरह रहता है। जी, देखो जी। वो पूरे चेकअप में कौन सा स्कैम होता, किस तरह से पैसा लूटा जाता है, वो क्या स्कैम है बोल के उसको टच करते हुए एक स्टोरी वो एक है। उसके बाद में आया 2018 में सरकार नाम का मूवी। ये क्या है, सिर्फ वोटिंग के लिए है। सरकार जो है हीरो, एक कारपोरेट का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कहीं दूसरे मुल्क में बिजनेस करते हुए इलेक्शन के टाइम पे अपने जगह में, अपने नेटिव प्लेस में वोट करने को आता। उन आए तक वोट यहाँ से दूसरे लोग उनका वोट इस्तेमाल कर देते, वही चोरी वोट होता ना इंडिया में। जी। तो उसको लेकर ये सिस्टम कैसा है बोल के फिर लीडरशिप, अब वो हीरो तो जाके चीफ मिनिस्टर बन जाता, मिनिस्टर बन जाता, वो तो पिक्चर का स्टोरी है। वो इसमें पूरे मैसेजेस, मतलब ये पूरा एक्सप्लॉइटेशन ऐसा हो रहा बोल के। 2021 में मास्टर बोल के एक मूवी आया, इसमें पूरा है ड्रग्स, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ड्रग्स, तो इसीलिए ड्रग्स फ्री का वो भी नारा है, ड्रग फ्री तमिलनाडु बनाता हूँ बोल के वो एक बनाया था। क्योंकि कॉलेजेस में वहाँ पे तमिलनाडु में भी बड़े बड़े कॉलेज कैंपस, ये जो अपने यूनिवर्सिटी, ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं यहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, तेलंगाना में स्टार्ट होने से पहले, अभी एजुकेशन फील्ड में है ना, सबसे पहले तमिलनाडु में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कॉन्सेप्ट पूरा तमिलनाडु में आया था। सच्चाभामा यूनिवर्सिटीज़, वो पूरे यूनिवर्सिटी बड़े बड़े, ये श्री SRM कैंपसेस से पूरे कहाँ के हैं, तमिलनाडु से ऑरिजिनेट होकर यहाँ पे आए। ये पूरे उधर के वहाँ पे वो एजुकेशन फील्ड में, वो कैंपसेस में बदले, तो ये मैं नाम लिया वो कैंपसेस में होता बोल के नहीं, ओवरऑल जो एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस में, कंपाउंड्स में जिस तरह से ड्रग्स पेनेट्रेट करने का से जो माफिया काम करती है, उसके ऊपर ये निकाला। लास्ट में जननायकन उसको तो रिलीज होने नहीं दी। तो उन फिल्मों के जरिए भी लोगों के जहन में मैसेज भिजा रहा था कि भाई ये है बोल के। तो जैसे एक बार पॉलिटिक्स में एंटर होते ही ये पूरा एक काम कर लेके आ गया अब चीफ मिनिस्टर बनने के वास्ते। जैसा कि अब आप पूछे कि नंबर के, अब 108 आए, अभी 10 सीटा होना है, तो वहाँ पे कांग्रेस को 5 सीट आए। ऑलरेडी कांग्रेस से जो है विजय का फादर चंद्रशेखरन ओपनली अनाउंस करा के भाई मैं कांग्रेस को दावत दे रहा हूँ, आके सपोर्ट करो बोल के। ये कांग्रेस की दावत के बारे में इसके भी पीछे भी एक छोटा सा स्टोरी है, वो भी बताता हूँ। और उसके बाद अब जब से अपन बातचीत कर रहे, अपन आया रिकॉर्डिंग हो रहा, उससे पहले मैं देख रहा था तो वेणुगोपाल, कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल भी कंफर्म कर रहा था कि भाई विजय हमारे को सपोर्ट मांग रहे बोल के। लेकिन कांग्रेस के यहाँ के छोटा सा एक लाइन, उसको प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस ऑलरेडी DMK के साथ कांग्रेस अलायंस है, तो कांग्रेस वहाँ पे 27 सीट्स में कुछ कॉन्टेस्ट करी, 27 और 28। अगर 27 इन कॉन्टेस्ट करे तो 28 BJP, 28 ये दोनों 27-28 में कॉन्टेस्ट करे थे, उन्होंने AIDM के साथ, इन्होंने DMK के साथ में। तो उसमें 5 सीटें कांग्रेस जीत ली और 2 सीट जो है लेफ्ट पार्टीज वाले जीत लिए, और PMK बोल के और एक पार्टी है, वो पार्टी के पास 2 सीट्स है, और इंडिपेंडेंट्स और 2-3 सीट, ये सब मिलके विजय 99% गवर्नमेंट फॉर्म करने। आज चंद्रशेखरन बोल रहा कि हम आके सपोर्ट करो, हम गवर्नमेंट। अगर ये सब होने से पहले विजय पार्टी स्टार्ट करने के बाद में प्रशांत किशोर को जब अपना स्ट्रैटेजिस्ट अपॉइंट कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट हुई थी इनके साथ में कंसल्टेंट के जज में, उसी वक्त में कांग्रेस के साथ में बातचीत हुई थी कि भाई हमारे साथ टाई अप कर लो, हम 75 सीट्स ऑफर करे थे कहते। लेकिन जब कांग्रेस जो है हिम्मत नहीं कर सकी उनके कर सके, क्योंकि जब DMK के साथ में ऑलरेडी उनका एस्टैब्लिश्ड अलायंस है वो लोगों का, क्योंकि UPA गवर्नमेंट में भी, UPA की गवर्नमेंट के दौरान DMK इज द वन ऑफ द अलायंस पार्टनर थी। इसीलिए ना राजा को और कनिमोली को जेल जाना पड़ा 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में। तो ये सिलसिले में जो है वो लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सके, ऑलरेडी अलायंस है बोल के। तो ये सिलसिले में अब ये लोगों के साथ में अब कैसा भी अब कुछ बातचीत होंगी मेरे ख्याल से। उसके बाद में 7th को
7 तारीख को या उसके बाद में कुछ ऑलरेडी गवर्नर को भी लेटर भेजा है बोल रहे थे, तो अब लेटर जाके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कुछ अंदरूनी 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स कांग्रेस को देते शायद, मेरे ख्याल से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स। आखिरी सवाल, क्या हम ये मान लें कि तमिलनाडु में अब डीएमके वर्सेस एएमडीएमके का पुराना दौर ख़त्म हो रहा है और विजय की एंट्री एक परमानेंट पॉलिटिकल शिफ्ट का सिग्नल हो सकता है? ख़त्म तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एक बदलाव तो है। क्योंकि अभी तक मैं जैसा बताया था ना, 2 पार्टी के बीच में आपने तो एक पीरियड आपको दिया, एक पीरियड मेरे को दिया, जैसे चलते आया था। तो अब क्या है, थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, थर्ड पार्टी की एंट्री हुई। अब सपोज देखो कल बीजेपी कांग्रेस के साथ में मिलकर गवर्नमेंट में शामिल होना, फिर उसके बाद में आइंदा चल के कितना दिन कैसा सस्टेन कर सकते हैं, इनका इम्पैक्ट कैसा रहता, ये पूरा देखते हैं ना। तो जब तक ये लोग अब कांग्रेस अगर डीएमके को छोड़ के विजय को सपोर्ट करने की मौजूदगी हालत में, फिर डीएमके और कांग्रेस के अगर ये रिलेशन स्ट्रेन हुए तो डीएमके उधर नेशनल लेवल पे जाके बीजेपी की गोद में बैठने की कोशिश करे तो ये पूरा रहता ना, चेंजेस कैसा रहता, तो इसका पूरा इम्पैक्ट ये सब उसके ऊपर गिरता। इमीडिएटली डीएमके तो ख़त्म नहीं होते, एडीएमके तो पर्टिकुलरली ये 5 साल में तो ख़त्म नहीं होंगे। ये 5 साल के तक इसका रूलिंग के ऊपर उनका दारोमदार डिपेंड होकर रहता। अगर इनका रूलिंग पूरा लोग स्लोली भूलना शुरू करते, लेकिन एक अल्टरनेटिव को तो जिंदा रखते हैं ना, उसमें कौन उसमें सस्टेन हो सकता क्या है बोल के उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, उनका जो एक गवर्नमेंट को कैसा काउंटर कर रहे हो लोग, गवर्नमेंट को कैसा पुल अप कर रहे हैं फेलियर्स को, उसके ऊपर दारोमदार पूरा उसके ऊपर डिपेंड रहता। इमीडिएटली 2 पार्टी तो ख़त्म होती बोल के नहीं बोल सकते, बदलाव ज़रूर होता है। सर, आपने इस पूरे पॉलिटिकल बदलाव को बहुत ही साफ और गहराई के साथ समझाया। इसके लिए कैंडिड टॉक को स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दोस्तों, तमिलनाडु के नतीजे सिर्फ एक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक नए सियासी दौर की शुरुआत लग रही है। अब देखना यह होगा कि ये बदलाव टेम्पररी है या फिर देश की राजनीति में एक नई कहानी लिखने वाला है। तो अब आप बताएं, क्या विजय की ये जीत एक नई उम्मीद का सिग्नल है या फिर सिर्फ इमोशनल वेव का नतीजा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी सोच ही इस डिस्कशन को मुकम्मल बनाती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स सिंपली और सीधे अंदाज में समझ पाएं, तो कैंडिड टॉक्स के साथ जुड़े रहें। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।